हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी के बारे में, जिसमें हम भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास बुक की चैप्टर 4 ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, नाम से ही कि इसमें हम ग्रामीण यानी रूरल गाँवों के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में और उनकी संस्कृति यानी जीवन जीने के तरीके, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और औपनिवेशिक शासन से पूर्व ग्रामीण भारत की कृषि संरचना और वर्तमान में स्वतंत्र भारत में कृषक संरचना, भूमि सुधार, है ना, साथ ही साथ में मजदूरों के बारे में कई सारे रोचक तथ्यों को भी हम जानेंगे बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से बच्चों, आज का मोटिवेशनल कोट से, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था बच्चों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकते, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। तो देखा है बच्चों कि अगर आपका मन है जीतने का, तो आपको जो हार है ना, आपकी हार है ना, वो भी आपको हरा नहीं सकती। तो इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, ये 12वीं क्लास है बच्चों, निरंतर आपको लगातार मेहनत करते चलना है। और आपको बच्चों आपके जो रिजल्ट है ना, या 12th की जो मार्कशीट है, उसके पास 90+ या डायरेक्ट आपको बोलना है बच्चों कि अब की बार 90 पार, ऐसी मेहनत करते जाना है। तो आइए बच्चों आज की शुरुआत करते हैं आज के अध्याय का। तो इस अध्याय में हम बच्चों क्या क्या जानेंगे, ग्रामीण जीवन विधि के बारे में, कृषक समाज की संरचना जो कि ग्रामीण भारत में जाति और वर्ग संरचना पर आधारित थी, साथ ही साथ में कृषक संरचना की संरचना या जाति प्रथा और प्रभु जाति या प्रबल जाति भूस्वामी के बारे में, सीमांत किसान भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति क्या थी, साथ ही साथ में भूमि सुधारों का परिणाम क्या हुआ था, और औपनिवेशिक काल में जो भूमि सुधार हुए थे, स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार हुए थे, उनमें क्या अंतर था, हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे, सदाबहार हरित क्रांति क्या था, और स्वतंत्रता के बाद जो ग्रामीण समाज में रूपांतरण हुआ है या श्रमिकों का परिभ्रमण हुआ है, जिसको बच्चों जॉन ब्रेमन ने फुट लूज लेबर कहा था। क्या कहा था बच्चों? फुट लूज लेबर। साथ ही साथ में भूमंडलीकरण यानी आपका प्यारा वैश्वीकरण और उदारीकरण और ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक के बच्चों एक एक कर खोपड़ी में छेद करेंगे, अरे मतलब पढ़ेंगे बच्चों इनके बारे में, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला टॉपिक है ग्रामीण जीवन विधि यानी वे ऑफ रूरल लाइफ। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं मैं कि जो हमारा भारतीय समाज है, यानी भारतीय समाज एक कैसा समाज है बच्चों? ग्रामीण समाज है, यानी भारत गांवों का देश है बच्चों। और आज भी हमारे वहाँ 68% बच्चों जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है। ये आंकड़े बच्चों अभी 2011 के हैं, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है। कोविड महामारी ने सबको क्या क्या, हर चीज़ में क्या क्या रोकथाम लगा दिया, और हमारी जनगणना को भी बच्चों इसने रोक दिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 68% जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों? गांवों में रहती है। और इनका जीवन यापन बच्चों, गांव के जो लोग हैं ना बच्चों, गांव के लोगों को हमारे समाजशास्त्री कहते हैं कि इनका जीवन यापन सिर्फ कृषि और भूमि इन्हीं 2 चीज़ों पर क्या है बच्चों? निर्भर करता है। लेकिन बच्चों यानी गांव की अगर पूछे संस्कृति कैसी है, गांव की संस्कृति, और अगर पूछे बच्चों संस्कृति क्या है? जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। तो जीवन जीने के तरीकों को हम संस्कृति कहते हैं। और गांव की संस्कृति बच्चों कृषक संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? कृषक संस्कृति, यानी गांव के लोग बच्चों कृषक समाज होता है। लेकिन गांव में भी बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहा है? नगरीकरण हो रहा है। अब नगरीकरण किसे कहते हैं बच्चों? जो हम गांव से लोग नगर की ओर, गांव से कहाँ पर? नगर की ओर पलायन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नगरीकरण कहते हैं। गांव में कितनी % जनसंख्या रहती है? 68%। शहरों में कितनी रहती है बच्चों? 31% जनसंख्या कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। कितनी % बच्चों? 31%। साथ ही साथ में बच्चों भारत आज भी क्या है? गांवों का देश है। भारत में बच्चों 6,40,000
40,000 से भी ज़्यादा क्या है, गांव है। तो भारतीय समाज बच्चों मुख्यतः एक ग्रामीण समाज है। कैसा समाज है, ग्रामीण समाज है ना। और ग्रामीण समाज जो है कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों, कृषि। आज भी बच्चों 75% हमारी जनसंख्या पहले क्या करती थी, कृषि करती थी। और ये बिल्कुल बच्चों सरल समुदाय है, शहरों की तरह जटिल समुदाय नहीं है कि आज इस व्यवसाय को कर रहे हैं, कल दूसरे व्यवसाय को करेंगे, परसों तीसरे व्यवसाय को करेंगे। ग्रामीण समाज एक बिल्कुल ही सरल समुदाय होता है बच्चों। यद्यपि यहाँ से तेजी से नगरीकरण हो रहा है। नगरीकरण मतलब क्या होता है बच्चों, शहर की ओर पलायन, यानी गांव के लोग शहर की ओर क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आज भी हमारे देश की कुल जनसंख्या का 3/4 भाग यानी बच्चों 68% कहाँ रहती है, गांवों में रहती है। इसलिए भारत को गांवों का देश कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की लगभग 68% आबादी गांव में रहते हैं और कृषि तथा कृषि से जुड़े पैसों को अपनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो संपूर्ण भारत में लगभग बच्चों 6,40,867 गांव हैं। यह आंकड़ा बच्चों आपको याद करना है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि गांव के लोग, जो गांव के जीवन जीने का तरीका, सबसे पहला क्या, कृषि। एक कृषि पे निर्भर है और दूसरा किस पे निर्भर है बच्चों, भूमि। इनकी संस्कृति बच्चों इन्हीं दोनों चीज़ों पे निर्भर करती है। और अगर पूछे बच्चों, इसलिए जो गांव के लोग हैं ना, इनके सांस्कृतिक व्यवहार में क्या है, कृषक समाज पाया जाता है। यानी ये अपनी जो कोई भी त्यौहार हो गया बच्चों, कोई भी फंक्शन करते हैं ना, तो वो कृषि से रिलेट कर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये सारे त्यौहार या शादी हो गई वो फसल कटने के बाद या फसलों को बोने के बाद में ही मनाते हैं। जैसे कि बच्चों कि भारत के अलग अलग राज्यों में नववर्ष के त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर पूछे बच्चों आपसे पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। और ये बच्चों आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क में ज़रूर पूछता है। साथ ही साथ में बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। बैसाखी आपसे पूछे बैसाखी कहाँ का है, बैसाखी कहाँ का है बच्चों, पंजाब का है। और उगाडो कहाँ का है बच्चों, उगाडो कर्नाटक का। कहाँ का है बच्चों, कर्नाटक का। तो ये महत्वपूर्ण त्यौहार है बच्चों जो नववर्ष के त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, बैसाखी पंजाब में और उगाडो कहाँ पर, कर्नाटक में मनाया जाता है। तो मैंने बताया बच्चों आपको ग्रामीणों का जीवन जीने का तरीका या जीविका कृषि और भूमि, यानी 2 चीज़। पहला क्या है, कृषि, दूसरा क्या है बच्चों, भूमि पर निर्भर करता है। अतः भारतीय ग्रामीण समाज में कैसी संस्कृति पाई जाती है, कृषक संस्कृति पाई जाती है। हमारे अधिकतर सांस्कृतिक व्यवहार और प्रतिमान कृषक समाज की ही देन है। उदाहरण के तौर पर बच्चों जैसा मैंने बताया कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में मनाए जाने वाले नए वर्ष के पर्वों के विषय में देखते हैं। तमिलनाडु में क्या मनाते हैं, पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाडो और साथ ही साथ में बच्चों अगर पूछे केरल में, तो केरल में मनाते हैं ओणम, है ना। एमपी मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बच्चों भगोरिया। क्या बोलते हैं, भगोरिया। तो मध्य प्रदेश में भगोरिया, मणिपुर में योसांग, मिजोरम में मीमकोट, दादर और नगर हवेली में बच्चों ग्राम देवी आदि पर्वों को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये बच्चों 1 मार्क में, 1 मार्क क्या एमसीक्यू में जरूर पूछता है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है बच्चों, तमिलनाडु, बिहू असम, बैसाखी पंजाब, उगाडो कर्नाटक, मणिपुर का योसांग, मिजोरम का मीमकोट। ये आपके पेपर में जरूर आने वाला है। उससे पहले बच्चों आपके क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण समाज में कैसी संस्कृति पाई जाती है, कृषक संस्कृति पाई जाती है। उनका जीवन जीने का तरीका कृषि और भूमि पर ही निर्भर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जो हमारे किसान हैं ना, वो क्या करते हैं, ये त्यौहार को या तो फसल बोने के टाइम, इन सारे त्यौहार फसल बोने के बाद में फंक्शन करते हैं या फसल को कटने के बाद में मनाते हैं बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि ग्रामीण समाज क्या सिर्फ कृषक समाज है, तो इसका आंसर होगा नहीं बच्चों। गांव में कृषि के अलावा और भी कई सारे हम अन्य क्रियाकलाप करते हैं। जैसे गांव में बच्चों कुम्हार होते हैं, कौन होते हैं, कुम्हार हो गए,
खाती हो गए, है ना, जुलाहे हो गए, लुहार हो गया, ये सारे भी गांव की जो अर्थव्यवस्था है ना बच्चों, उस अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन ये लोग जो छोटे छोटे वो है ना, इन पे बच्चों जो औपनिवेशिक काल है, औपनिवेशिक काल, उस औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा बच्चों, नकारात्मक। तो बच्चों वास्तव में इन पर्वों को कहीं पे क्या करते हैं, फसल की बुआई के टाइम पे शुरुआत में समय, तो कहीं फसल कटाई के बाद में बड़े ही हर्षोल्लास से जो पर्व बताए मैंने ना, जैसे पोंगल कहाँ, तमिलनाडु, बिहू असम, बैसाखी पंजाब, उगाड़ो कर्नाटक। आपको भी बच्चों इन्हीं तरह उंगलियों पे क्या करना है, इन सारे त्योहारों को याद करना है। तो भारत में कृषि और संस्कृति के बीच में क्या है, बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। परंतु ग्रामीण होने का मतलब यही नहीं है कि हम किसान ही होंगे। गांव में सिर्फ किसान ही थोड़ी ही रहते हैं। तो यहाँ गांव में केवल किसान ही रहते हैं ये कहना उचित नहीं है। गांव में अन्य गतिविधियां भी करते हैं लोग, जैसे कारीगर होते हैं, दास्तार होते हैं, कुम्हार होते हैं, खाती, जुलाहे, लोहार, ग्रामों में रहने वाले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये क्या करते हैं, अहम हिस्सा होते हैं। परंतु इन पे बच्चों जो औपनिवेशिक काल है, अब औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं, जब हम अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, औपनिवेशिक काल। उस पे बच्चों नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो उपनिवेशवाद के दौरान और बाद में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हाथ से बनी वस्तुओं का अभाव हो गया बच्चों, और जो मशीनों से निर्मित सामान थी ना, उन वस्तुओं के प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इसलिए जो हमारे कृषि के अलावा जो छोटे छोटे कारीगर, दास्तकार थे ना, वो भी सारे क्या हो गए बच्चों, बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार। क्योंकि जो इंग्लैंड था ना, वो बनी बनाई मशीनों के माध्यम से बने बनाए सामान भारत में बेचने लगा और उनको सस्ते दामों में बेचने लगा। तो इन सब कारीगरों के अलावा भी बच्चों ग्रामीण जीवन में अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं, जैसे दास्तकार, जैसे भाटो। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, भाटो किसे कहते हैं, तो जो कहानी सुनाने वाले होते हैं, कहानी सुनाने वाले, उनको हम क्या कहते हैं, भाटो कहते हैं बच्चों। ज्योतिष हो गए, पुरोहित हो गए, कहार, तेली, पशु चिकित्सक, ये सारे भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो गांव में बच्चों कई सारी जातियां ना, गांव में क्या है बच्चों, जाति व्यवस्था है। और जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कास्ट। और ये पुर्तगाली शब्द से आया है। किससे आया है, पुर्तगाली। और इसका मतलब क्या होता है, कास्टा। तो जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कास्ट। और कास्ट पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है। और कास्टा का दो अर्थ होता है बच्चों, एक होता है जाति, एक होता है वर्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो वर्ण है ना, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रंग होता है। और वर्ण कितने बच्चों, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जाति तो जानते ही हैं बच्चों। तो गांव में कुछ जातियां हैं बच्चों जो सेवा प्रदान करने वाली श्रेणी में गिनी जाती है, यानी इनका काम क्या होता है बच्चों, सेवा प्रदान करना। इन सेवाओं को प्राप्त करने वाली जाति को और उसके परिवार को जजमान कहलाते हैं। यानी अगर पूछे जजमान कौन होते हैं बच्चों, जजमान वो लोग होते हैं जो सेवा प्राप्त करते हैं, सेवा प्राप्त करते हैं। यानी जो छोटी कुछ जातियां होती हैं जो सेवा प्रदान करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, जजमान कहते हैं। और इस प्रकार जो जाति सेवा प्रदान करती है वह प्रजा कहलाती है। यानी प्रजा किसे कहते हैं, जो जाति सेवा प्रदान करती है, ये सेवा प्रदान करती है, इसलिए इसको प्रजा कहते हैं, है ना। अतः विभिन्न जातियों के सदस्यों आपस में सेवा प्रदान करने और प्राप्त करने के फल को से जो स्वरूप संबंध विकसित होता है उसी को हम जजमानी प्रथा कहते हैं। यानी अगर पूछा आपसे बच्चों जजमानी प्रथा किसे कहते हैं, तो जो हम अलग अलग जातियां क्या करती हैं, एक दूसरे को सेवा प्रदान करती हैं और सेवा प्राप्त करती है, इसी को क्या कहते हैं, जजमानी प्रथा कहते हैं। जजमान किसे कहते हैं, जो सेवा प्राप्त करते हैं। प्रजा किसे कहते हैं, जो सेवा प्रदान करता है। इन दोनों के मेल से कौन सी प्रथा बनती है बच्चों, जजमानी प्रथा बनती है। और भाटो किसे कहते हैं, कहानी सुनाने वालों को भाटो कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जाति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। और कास्ट जो शब्द है ना, वो पुर्तगाली शब्द कास्टा से आया है। और कास्टा का मतलब क्या होता है, वर्ण और जाति। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, रंग होता है। क्या होता है, रंग।
अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, इसमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक कृषक समाज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण भारत में जाति और वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो ग्रामीण भारत है ना, ग्रामीण भारत यानी भारत जो गांवों का देश है, वहाँ पे बच्चों जो कृषक संरचना है ना, उसमें जो भूस्वामित्व है, भूस्वामित्व मतलब भूमि के जो मालिकाना हक है। तो भूस्वामित्व में क्या है बच्चों, बहुत ही असमानता है। क्या है? असमानता। यानी किसी किसी के पास तो क्या है, भूमि बहुत ज़्यादा है, जैसे जमींदार हो गए बच्चों, जमींदार हो गए, और कई लोग क्या हैं बच्चों, भूमिहीन है। भूमिहीन का मतलब क्या है कि भूमि उनके पास है ही नहीं। कृषि मजदूर, भूमिहीन में कौन आते हैं बच्चों, जो हमारे कृषि मजदूर हो गए ना, ये लोग क्या है, भूमिहीन है, यानी इनके पास तो ज़मीन ही नहीं। कुछ लोगों के पास अत्यधिक ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बच्चों ज़मीन ही नहीं है। और एक और देखा गया है बच्चों कि कईयों के पास तो हज़ारों एकड़ हैं, यानी हमारे वहाँ भूमि का जो बंटवारा है ना, उसमें घोर असमानता पाई जाती है। भूमिहीनों के पास तो बच्चों कुछ भी नहीं है। और भूमि असमानता के कारण, अगर पूछे असमानता के कारण क्या है, तो इस असमानता का कारण है बच्चों उत्तराधिकारी का नियम। उत्तराधिकार का नियम नंबर 1 क्या है बच्चों, उत्तराधिकार का नियम। यहाँ पे हम बच्चों महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलेंगे। और दूसरा क्या है बच्चों, पितृवंशीय नातेदारी। पितृवंशीय नातेदारी यानी भारत में बच्चों उत्तराधिकारी का नियम क्या चीज़ है बच्चों, हमारा पितृवंशी प्रधान समाज है। तो पुत्र से जो बच्चों पिता से भूमि किसको मिलती है, पुत्र को मिलती है। यानी पितृवंशी नातेदारी होने के कारण बच्चों महिलाओं को आज भी भूमि में समान अधिकार नहीं मिला है बच्चों। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं बच्चों कि ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही एकमात्र आजीविका का साधन होता है बच्चों, और संपत्ति का स्वरूप है, यानी कृषि योग्य जमीन होगा जभी। परंतु भूमि के जो वितरण है ना, घोर असमानता पाई जाती है ना। यहाँ लिखना बच्चों, हमारे वहाँ भूमि वितरण में असमानता है। क्या है बच्चों, असमानता। कुछ लोग क्या है, कुछ लोग भूमिहीन है बच्चों, जिनके पास बहुत बिल्कुल कम भूमि है ही नहीं। कुछ लोगों के पास तो हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत में भूमि वितरण या विभाजन में घोर असमानता है बच्चों। इसका अर्थ यह हुआ कि भूमिहीन परिवार पूरी तरह से कृषि श्रम पर निर्भर है, यानी उनको कृषि मजदूरी ही करनी पड़ती है या अन्य प्रकार के कार्य कर कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अन्यथा वो भूखों ही मर जाएंगे। साथ ही साथ में बच्चों भारत के अधिकांश प्रदेशों में स्त्रियों में साधारणतः भूमि स्वामित्व से वंचित रखा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, जो स्त्रियां हैं ना, उनको भूमि स्वामित्व में बराबर हक नहीं मिला। और इसके कितने कारण बताए बच्चों मैंने, 2। तो सबसे पहला कारण क्या है, उत्तराधिकारी का नियम, उत्तराधिकार के नियम। और इसका दूसरा कारण है बच्चों पितृवंशी नातेदारी, पितृवंशीय नातेदारी की पिता से बच्चों पुत्र को हस्तांतरित होगी जमीन। लेकिन आज बच्चों क्या हुआ, हम कानून का प्रावधान देकर महिलाओं को क्या हुआ, कानूनी हक दिलाया बच्चों। अब महिलाओं में पारिवारिक संपत्ति में बच्चों क्या है, महिलाओं का बराबर का हक है। यानी लड़कियों लड़के में पिता अपने संपत्ति को विभाजन करेगा। तो क्योंकि अधिकतर समाज पितृवंशी नातेदारी पे प्रचलित है बच्चों, है ना, इसलिए ऐसा है, जिसके अंतर्गत पिता जो है कि संपत्ति का प्रथम उत्तराधिकारी उसका पुत्र माना जाता है। वैसे कानून की दृष्टि से स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हक प्राप्त है, क्योंकि हमारा वहाँ समानता का अधिकार है बच्चों लिंग के आधार पे। जबकि हकीकत में क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। हमारे ग्रामीण भारतीय समाज में स्त्रियों को सीमित अधिकार ही प्राप्त है, और कुछ मामलों में तो उन्हें भूमि का स्वामित्व मतलब कुछ ही मामलों में उन्हें भूमि का स्वामित्व जो है दिया जाता है, अन्यथा उनको भूमि का मालिकाना हक
नहीं दिया जाता बच्चों। और स्त्रियों ने भी इसको अपनी नियति मानी है और वो इसके लिए बच्चों आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। तो जैसा कि हमने देखा बच्चों कि ग्रामीण भारत में जो कृषि संरचना है, कईयों के पास तो क्या है बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 100-200 एकड़ है, कुछ लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है। गांव में बच्चों जो कृषि मजदूर होते हैं ना, वो ऐसे मजदूर हैं, कृषि मजदूर, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कृषक समाज की संरचना, जिसमें बच्चों हम देखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे वहाँ जो कृषक समाज है, कृषक समाज की संरचना, तो ये बच्चों कितने 3 प्रकार के कृषक समाज की संरचना कितने प्रकार के बच्चों 3। सबसे पहले कौन आता है बच्चों इसमें भूस्वामी। कौन आता है? भूस्वामी, यानी ज़मीन का जो मालिक होता है। उसके बाद कौन मालिकों के उस पर काम कौन करते हैं बच्चों? कृषि मजदूर लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। और तीसरे आते हैं बच्चों कौन? पट्टेदार या इनको क्या कहते हैं बच्चों? काश्तकार कहते हैं। तो भूस्वामी किसे कहते हैं बच्चों? ये ऊंची जाति के लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है कई एकड़ ज़मीन होती है बच्चों। और ये कौन सी जाति के होते हैं बच्चों? ऊंची जाति के, यानी प्रबल जाति होती है। ये कैसी जाति होती है बच्चों? प्रबल जाति। ये जाति कैसी है बच्चों? प्रबल जाति होती है। कृषि मजदूर कौन होते हैं बच्चों? जो नीची जाति के होते हैं। नीची जाति यानी जैसे SC और ST के लोग होते हैं, कृषि मजदूर होते हैं। पट्टेदार काश्तकार किसे कहते हैं बच्चों? जो किराए पे भूमि को क्या करते हैं? किराए पे लेते हैं। 50 से 75% पे क्या करते हैं बच्चों? ज़मीन को किराए पे लेकर और उस पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। ये भी भूस्वामी से ही बच्चों क्या करते हैं? किराए पे लेते हैं। तो अगर पूछे ग्रामीण भारत में कृषक संरचना कैसी थी? 3। नंबर 1 क्या कौन थे बच्चों? भूस्वामी, दूसरे कृषि मजदूर और तीसरे कौन थे? पट्टेदार थे। तो अगर पूछे बच्चों तो ग्रामीण समाज या कृषक समाज की संरचना की शब्दावली का प्रयोग भूमि जोत के वितरण और उसकी संरचना के संदर्भ में किया जाता है। ये भूमि जोत है बच्चों, भूमि जोत है ना। भूमि स्वामित्व की मात्रा ही ग्रामीण या कृषक वर्ग की संरचना या कृषकों के संस्करण को दर्शाती है, यानी कि उसके पास कितनी मात्रा में भूमि है। और जैसे कि मैंने बताया बच्चों, पहला कौन था बच्चों? भूस्वामी, यानी उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में भूमि होती है। दूसरा कौन है बच्चों? भूमिहीन किसान, भूमिहीन या कृषि मजदूर। तो कृषि मजदूर क्या है? उसके पास भूमि ही नहीं है तो क्या करता है? दूसरों के उसमें कार्य करता है। और तीसरा आता है हमारा बच्चों काश्तकार, यानी जो किराए पे ज़मीन लेता है। गांव या ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास अधिक कृषि योग्य भूमि का होना कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में उसकी बड़ी भूमिका का परिचायक है बच्चों, यानी जो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा। अगर उसके पास बड़ी भूमि है बच्चों, तो गांव में उसकी बड़ी भूमिका होगा। क्या होगा बच्चों? बड़ी भूमिका भी होगा। आमतौर पर मध्यम और बड़े ये गोस्वामी नहीं है बच्चों, भूस्वामी है। बड़े भूस्वामी बड़े पैमाने पर उत्पादन है ना। आमतौर पर मध्यम और बड़े भूस्वामी क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन करके पर्याप्त धन और संपत्ति क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ये लाइन बच्चों आपको नहीं लिखनी है ना, कॉपी में आपको ये लिखना है कि आमतौर पर मध्यम और बड़े भूस्वामी बड़े पैमाने पर उत्पादन करके पर्याप्त धन और संपत्ति क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। यानी जो भूस्वामी है ना बच्चों, भूस्वामी कौन होते हैं बच्चों? जो भूमि के मालिक है, और ये बड़ी जाति के होते हैं, प्रबल जाति के। ये क्या करते हैं? ज़्यादा उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्या करते हैं? ज़्यादा, तो इनको लाभ भी क्या होता है? ज़्यादा, और अधिक आय अर्जित करते हैं। और जो बच्चों दूसरा पायदान होता है हमारे कृषि मजदूर का, तो कृषि मजदूर क्या करते हैं? इनके उसमें मजदूरी करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? उनसे उनका शोषण भी करते हैं। तो अगर पूछे बच्चों कृषि मजदूर की जो आमदनी होती है ना बच्चों, आमदनी वो बहुत ही निम्न होती है, यानी बहुत ही कम आमदनी होती है। और कहीं कहीं पे तो बच्चों इन कृषि मजदूर से बेगारी भी करवाते हैं। बेगारी किसे कहते हैं बच्चों? पैसे दिए बिना काम करवाना, यानी बिना पैसे के काम करवाना बेगारी या बंधुआ मजदूरी कहलाती है बच्चों। और कृषि मजदूरों के साथ बेगारी करवाते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में बच्चों बेगारी को हम क्या कहते हैं? हलपति कहते हैं। और कर्नाटक में
कर्नाटक में बेगारी प्रथा को क्या कहा जाता है? जीता कहा जाता है। तो गुजरात में बेगारी को हलपति और कर्नाटक में क्या कहते हैं? जीता कहते हैं। बेगारी का मतलब क्या होता है? मुफ्त में मजदूरी कराना, मुफ्त मजदूरी। और कृषि मजदूरों को बच्चों पहले से ही ये लोग निम्न आय देते हैं, कभी कभी बच्चों उनका शोषण भी करते हैं। और गुजरात में अगर पूछे बेगारी को क्या कहते हैं? हलपति। कर्नाटक में क्या कहते हैं? जीता कहते हैं। तो कृषि मजदूरों की आमदनी जो है निम्न होती है और मानसून पर निर्भर होते हैं। इनका रोजगार असुरक्षित होता है और ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं बच्चों। साथ ही साथ में तीसरा प्रकार किसका था बच्चों? काश्तकार का था, काश्तकार। और ये काश्तकार कौन होते हैं? जो किराए पर भूमि लेते हैं, किराए पर भूमि लेते हैं। ये भूमि के स्वयं मालिक नहीं होते हैं, इनका भी बच्चों शोषण होता है, क्योंकि 50 से 75% भूमि ये क्या करते हैं? उस पे लगान चुकाते हैं, उस भूमि पे, है ना। तो तीसरा प्रकार बच्चों काश्तकार और पट्टेदारों का होता है। ये भूस्वामियों से किराया पर जमीन लेकर खेती करते हैं और खेती के लिए भूमि किराए पर लेने के बदले अपनी उपज का 50 से 75% भाग भूस्वामियों को किराए के रूप में देते हैं। तो हर जगह से फ़ायदा बच्चों किसका है? भूस्वामी का है। किसका है? भूस्वामी, यानी जो मालिक होते हैं ज़मीन के। अब बच्चों आपके एग्ज़ाम में कृषक समाज क्या है इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ग्रामीण समाज या कृषक समाज की जब हम बात करते हैं तो उसका आशय ऐसे समाज से होता है जिसके सदस्यों की आजीविका का साधन क्या है बच्चों? कृषि है, यानी कृषक समाज। अगर पूछे बच्चों कृषक समाज किसे कहते हैं, तो ऐसा समाज है बच्चों जिनकी आजीविका का साधन क्या है? कृषि। उसी को हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों ग्रामीण भारत में जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम के बारे में। तो भारतीय ग्रामीण जीवन में जाति व्यवस्था का क्या है बच्चों? जाति का बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, जाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कास्ट। और ये पुर्तगाली कास्टा से आया है, जिसके दो अर्थ हैं, जाति और दूसरे का नाम क्या है? वर्ण। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बच्चों वर्ग के बीच में, जटिलता पूर्वक संबंध को देखेंगे। जाति और वर्ग के बारे में हम संबंध को जानेंगे। प्रायः यही समझा जाता है कि ऊंची जातियों के पास अधिक भूमि और अधिक धन होगा और इसी अधिकरण में जाति को वर्ग का निर्धारक तत्व मान लिया जाता है। यानी ऊंची जाति होगी, यानी आपकी अगर जाति बड़ी है तो आपके पास अधिक भूमि होगा, इसलिए हम कहते हैं जो जाति बड़ी है वो वर्ग में भी उसका स्थान बड़ा ही होगा। उदाहरण के तौर पर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ऊंची जाति माने जाने वाली ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं हैं, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। बड़ी जाति का वर्ग भी बड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जाति एक बहुत बड़ी जाति है। इन ब्राह्मण का काम क्या है? यज्ञोपति करना, है ना, जनेऊ धारण करना, पूजा पाठ कराना। लेकिन वो क्या है बच्चों? बड़े भूस्वामी नहीं होते हैं, यानी उनके पास ज़्यादा भूमि नहीं होती है। वह कृषक समाज की संरचना से भी बाहर होते हैं, ना तो वो कृषि मजदूर करते हैं। शूद्र या क्षत्रिय वर्ण से संबंधित जातियाँ बड़े भूस्वामियों में गिने जाते हैं, यानी ये लोग क्या होते हैं? बड़े भूस्वामी के मालिक होते हैं। तो ये जाति प्रथा और वर्ग के बारे में था। उसके बाद आएगा बच्चों प्रभु जाति। प्रभु जाति को हम बच्चों क्या कहते हैं? प्रबल जाति भी कहते हैं, प्रबल जाति। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, प्रबल जाति शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने, समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति और प्रबल जाति शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो ग्रामीण भारत के अधिकांश भागों में बच्चों बड़े भूस्वामी किसान सामान्यतः कुछ या एक जातियों से, यानी कुछ ही जाति क्या है? बहुत ही भूस्वामित्व में जो है भूस्वामित्व का अधिकार रखती हैं। ऐसी जाति समूह को प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने, एम.एन. का मतलब होता है बच्चों मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास ने प्रभु जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की संज्ञा दी है। और प्रभु जातियों का ग्रामीण समाज में एक अपना विशेष महत्व होता है। प्रत्येक प्रदेश या क्षेत्र में प्रभु जातियों का अस्तित्व स्थानीय होता है, यानी वो वहीं के होते हैं, और वह संस्कृतिकरण करने वाले जातियों के लिए संदर्भ भूमिका का कार्य करते हैं। तो अगर पूछे बच्चों एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द भी किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। किसने दिया बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास। और प्रभु जाति शब्द भी किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। उदाहरण के तौर पर बच्चों उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
आदि गांव में वे के लोग प्रभु जातियों को अजगर के नाम से जानते हैं। अजगर, अजगर। तो प्रभु जाति उत्तर भारत में अजगर मतलब आ से बच्चों होता है अहिर, आ से अहिर, जा से जाट, है ना, गा से क्या होता है बच्चों गुजर, और राज से राजपूत। यानी उत्तर भारत में प्रबल जाति कौन सी है बच्चों? अजगर, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत होते हैं। तो ये प्रभु जाति को डोमिनेंट कास्ट कहते हैं बच्चों। और प्रभु जाति शब्द किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने। और ये वे जाति होती है जो संस्कृतिकरण को बढ़ावा देती है। और संस्कृतिकरण शब्द भी किसने दिया बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो अलग अलग राज्यों में बच्चों प्रभु जाति भी हमारे वहाँ क्या है? अलग अलग है। जैसे उत्तर भारत में मैंने आपको अजगर बताया बच्चों, ठीक उसी तरह बच्चों कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में प्रभु जाति कौन है? वोकलिंग और साथ ही साथ में बच्चों लिंगायत। वोकलिंग और लिंगायत कर्नाटक में प्रभु जाति है। अगर पूछे बच्चों आपसे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में प्रभु जाति हैं खम्मा और रेड्डी। गुजरात में क्या है बच्चों? पाटीदार है। गुजरात में पाटीदार प्लस में राजपूत हैं, राजपूत। साथ ही साथ में महाराष्ट्र में मराठा, महाराष्ट्र में बच्चों मराठा है ना। तमिलनाडु में बच्चों कौन है? वेलाल और पांडेचाई, है ना। और केरल की प्रभु जाति क्या है? केरल में बच्चों नायर। केरल के कौन है? नायर प्लस में सीरियाई। तो अगर पूछे बच्चों कर्नाटक में कौन है? वोकलिंग और लिंगायत है। आंध्र प्रदेश में खम्मा और रेड्डी, गुजरात में पाटीदार और राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा, तमिलनाडु में वेलाल और पांडेचाई, केरल में नायर और सीरियाई। इसी तरह बच्चों बिहार में यादव, भूमिहार, इजवन, ये सारी प्रभु जातियां हैं। और देश में हरित क्रांति का लाभ उठाकर मध्य और पिछड़ी जातियों के किसान आज शक्ति संपन्न प्रभु जातियों में भी परिवर्तित हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रभु जाति हैं। और ये भी बच्चों आपके एमसीक्यू में ज़रूर आता है। एक तो त्योहारों के नाम, एक प्रभु जातियों के नाम आपके एग्ज़ाम में बच्चों एमसीक्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों जो सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि स्वामित्व पे कब्जा है बच्चों, वो मध्य या ऊंची जातियों से संबंध रखने वाली प्रभु जातियों का ही रहा है। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों प्रबल जाति शब्द किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने। और उत्तर भारत में प्रबल जाति कौन है बच्चों? अजगर, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। इसलिए अधिकतर जो सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिक हैं वो निम्न जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एससी और एसटी और ओबीसी से। ये जातियां बड़े किसानों की खेतों में कड़ी मेहनत से क्या करते हैं? लगन से कार्य करते हैं। और इनका भरपूर फायदा जो है बड़े किसान ही उठाते हैं। उत्तर भारत में बच्चों अधिकांश भागों में इनसे बेगार क्या कराते हैं बच्चों? बेगार यानी मुफ्त मजदूरी कराते हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चों गुजरात में बेगारी को क्या कहते हैं बच्चों? हलपति कहते हैं। और कर्नाटक में क्या कहते हैं बच्चों? कर्नाटक में जीता। बेगारी प्रथा को कर्नाटक में क्या कहते हैं? जीता। और गुजरात में क्या कहते हैं बच्चों? हलपति कहते हैं। तो सीमांत किसान और भूमिहीन किसानों से बच्चों कम मजदूरी में काम कराते हैं और इनसे भरपूर फायदा लेते हैं। साथ ही साथ में क्या है कि इनको कम मजदूरी भी दिया जाता है। तो उत्तर भारत में बेगार भी कराते हैं, यानी मुफ्त में काम लेने की प्रथा भी प्रचलित है। गुजरात में क्या कहते हैं बच्चों? हलपति। और कर्नाटक में जीता कहते हैं। और अधिकतर बच्चों जो गरीब मजदूर है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भूस्वामियों के गुलाम और बंधुआ मजदूरी करते रहे हैं। ऐसा उदाहरण बच्चों गुजरात में हलपति और कर्नाटक में जीता के रूप में देखे गए हैं। बिहार जो कि एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है बच्चों, अधिक से अधिक संख्या में भूस्वामी जो है भूमिहार जाति के हैं। और वहाँ बच्चों प्रभु जाति का दर्जा रखते हैं। यानी अगर पूछे आपसे बच्चों बिहार में प्रभु जाति कौन है? भूमिहार है। बिहार में कौन है बच्चों? भूमिहार है। और वो आज भी भूमिहीन मजदूरों से बेगार कराते हैं। तो अगर पूछे बच्चों बेगार आज भी कहाँ पर प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। और बिहार में प्रभु जाति कौन है बच्चों? भूमिहार। और ये भूमिहार जाति के लोग आज भी वहाँ पे बेगारी कराते हैं। उसके बाद बच्चों इन सभी से बचने के लिए कौन सी अवधारणा आई थी? भूमि सुधार की अवधारणा, कि
कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है उनसे कुछ ज़मीन लेकर जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उनको दे दिया जाए, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी भूमि सुधार कहते हैं, जिसके बारे में बच्चों हम पार्ट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो भूमि सुधार का अर्थ क्या है? छोटे किसान तथा भूमिहीन के लाभ के लिए जमीन के अधिकारों का पुनर्वितरण किया जाए, यानी दोबारा से बंटवारा किया जाए। भारत में भूमि सुधार जो है के प्रभाव या परिणाम की चर्चा हम 2 भागों में यानी औपनिवेशिक काल में भी करेंगे। सबसे पहला बच्चों हम औपनिवेशिक काल में जो भूमि सुधार हुआ था औपनिवेशिक काल में उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में बच्चों दूसरा पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कैसे हुआ। इन सभी के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी भूमि सुधार के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया बच्चों। कृषक संरचना, ग्रामीण भारत समाज, प्रमुख त्यौहार, नववर्ष के त्यौहार, बेगारी प्रथा, इन सब के बारे में हमने बच्चों आज पढ़ा है। तो पार्ट 1 से रिलेटेड आपके लिए 2 क्वेश्चन है बच्चों, जिनको आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है कि भारतीय ग्रामीण समाज में यानी गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 31% या बच्चों 68%। साथ ही साथ में बेगारी प्रथा को गुजरात में और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट में बच्चों ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो से लेकर कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उससे पहले बच्चों पार्ट 1 का आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जो मैं समझाता हूँ उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती है तो आपको उनको भी नोट्स करना है। बाकी पीपीटी में जो लिखा हुआ है बच्चों आपको ठीक वैसे ही अपनी नोट्स में उतार लेना है। तब तक मिलेंगे बच्चों हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।